Yes, Vijay. So yesterday we have covered up to this part importance of law of diminishing marginal utility. One student yesterday he sent the message कि ma'am please explain this. So for that Vijay, I request you to please watch the video again. It is not possible to explain the same topic again by devoting more time. Reason being is we have lot of syllabus to cover. Still I try to tell very briefly and very quickly. Okay? But otherwise, if any student wants to know the content again, you are requested. Daily links are being sent in the class group. You just open that link, watch the video, उसको fast forward करके the part where it is not clear to you, you can watch that part again. ठीक है? चलिए. Now I am quickly recapitulating the concept of importance of law of diminishing marginal utility. First था इसका कि basis of laws of consumption. These laws we have not read yet. These we are going to study in microeconomics. ये अभी हमने पढ़े नहीं है. You don't know anything about these laws. So here it is just the beginning that we are going to study these laws in the वी आर गोइंग टू स्टडी दीज लॉज. और वो कौन कौन से लॉज हैं? एक है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. क्या है अभी हमने नहीं पढ़ा है. ठीक है. सो डोंट फील बैड कि हमें पता नहीं है, अभी वो आगे करेंगे. देन लॉ ऑफ डिमांड है. ये एक और कॉन्सेप्ट होता है. तो ये आपकी जो नेक्स्ट क्लासेज हैं तब आएंगे ये सारे. थोड़े से अभी आएंगे, थोड़े से नेक्स्ट क्लासेज में. दिस कंज्यूमर सरप्लस. तो ये सारे जो लॉज हैं दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट है या टॉपिक है, तो उसके अंदर ये सारे आते हैं. जो अभी हम वट एवर वी आर डूइंग इन 11th क्लास, दैट इज जस्ट द ABC ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. दिस इज नॉट द होल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे हम नर्सरी क्लास में ABC करते हैं, तो दैट ABC इज नॉट द होल ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. जैसे जैसे आप हायर क्लास में आते हो और आगे आगे पढ़ते जाते हैं. तो सेम थिंग इज हियर. यहाँ पर वी हैव बीन जस्ट टोल्ड अबाउट द बिगनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कि क्या होता है, बेसिक क्या है. तो ये जो हमारा लॉ ऑफ DMU है, इट बिकम्स द बेसिस. मतलब अदर लॉज आर डिपेंडेंट ऑन दिस. इसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही बाकी के लॉज बने हुए हैं, ऐसे बोल सकते हैं. सेकेंड है वेराइटी इन कंजम्पशन प्रोडक्शन. इसका मतलब होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं दे गेट फेड अप बाय यूजिंग वन कमोडिटी ओनली इन देयर लाइफ. अगर हम एक ही चीज़ को यूज़ करें, वी गेट वेरी बोर्ड, वी गेट वेरी फेड अप ऑफ दैट कमोडिटी. सो वी वांट वेराइटी, चॉइस. तो फिर वो चॉइस हमें, उसका मतलब वी आर अंडर गोइंग या वी आर फीलिंग द इफेक्ट ऑफ दिस लॉ ऑफ DMU कि हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ नहीं करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर उसी को यूज़ करते हैं तो हमारे जो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है. और एज ए कंज्यूमर हम ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, तो हम दूसरी चीज़ों को भी लाइक करते हैं कि हमें एक चीज़ की बजाय वी वांट टू हैव सम अदर गुड्स आल्सो इन अवर लाइफ. तो इसका मतलब वो हमारा बेस है ये DMU का लॉ कि हम और चीज़ें इसीलिए चाहते हैं क्योंकि एक चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है अगर हमारे पास लाइफ में एक ही चीज़ हो तो मज़ा नहीं आता है. ठीक है. इस करके. और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय द कंज्यूमर्स. दे प्रोड्यूस गुड्स only when this जो लोग हैं वो वैरायटी चाहते हैं. और इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स ऑलवेज फील एनकरेज्ड. दे प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ थिंग्स और वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. मतलब इससे अफेक्टेड होकर के वो और तरह की चीज़ें बनाते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स होता है. एज इनकम इंक्रीजेज गवर्नमेंट इम्पोजेस मोर परसेंटेज ऑफ टैक्स. ठीक है. ज़्यादा टैक्स बढ़ाती जाती है इफ गवर्नमेंट, तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. तो गवर्नमेंट जो होती है उसके लिए ये लॉ ऑफ DMU कैसे काम करता है कि इससे ये पता चलता है जो रिच पीपल होते हैं, मतलब दोज हु हैव मोर इनकम दे कैन बी टैक्स्ड मोर. क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं. तो जब ज़्यादा पैसे होते हैं तो उनसे उनका जो उस मनी के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि एक पुअर मैन का होता है. ये नहीं हम कह सकते कि रिच पीपल है तो कोई उनकी गलती होगी या कोई बुरी बात होगी, ऐसा कुछ नहीं. मतलब एक वैसे ही एक सीधी सी बात है. आप इफ़ आई गिव यू वन एग्जांपल, आपके पास मान लीजिए 1000 रुपीज़ हैं, है ना. अच्छा, 1000 रुपीज़ में से आपके मान लो पॉकेट में से गिर गए या कहीं मिसप्लेस हो गए, किसी ने निकाल लिए, आपके 5 रुपीज़ गुम हो गए, है ना. कहीं गिर गए या किसी ने निकाल लिए 5 रुपीज़. आपको बुरा तो लगेगा.
बट स्टिल यू विल से कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास 995 रुपीज़ तो है, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, ऑन दी अदर साइड कोई दूसरा बच्चा है, उसके पास हैं ही 50 रुपीज़, सिर्फ 50 रुपीज़ हैं उसके पास में, उसकी पॉकेट में से 5 रुपए निकल जाते हैं, खो जाते हैं या कोई निकाल लेता है। नाउ दैट चाइल्ड विल फील वेरी बैड, एक्स्ट्रा बैड फील करेगा, क्योंकि उसके पास पहले ही कम थे। उसको ज़्यादा नुकसान फील होगा अपने दिमाग में, अपने मन में। ही विल फील कि उसका लॉस ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम ही कम थी, उसके पास थे ही 50 रुपीज़। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द स्टूडेंट या पर्सन हु हैज़ 1000 रुपीज़, बुरा तो उसको भी लगेगा, बट इतना बुरा नहीं लगेगा एज अ पुअर पर्सन विल फील। तो सेम थिंग, सेम रूल अप्लाइज हेयर, कि जो मनी के प्रति अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी सी कम होती जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस DMU, जैसे जैसे हमारी इनकम ज़्यादा होती है। तो उसके लिए जो लगाव है, मतलब थोड़ा खर्च कर ले या हम कोई खो भी जाए या सरकार हमें हमसे ले ले टैक्स के तौर पे, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता है जितना अगर हमारे पास कम इनकम होती तब गवर्नमेंट टैक्स लगाती ज़्यादा हमारे ऊपर, तब हमें ज़्यादा बुरा लगना था। ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं कंट्री के, जब वेन एवर दे प्रिपेयर द बजट फॉर द कंट्री, तो दे इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये है इसका। ठीक, सो अभी हमने इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, रीज़न बीइंग इज वो दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर नेक्स्ट कॉलेज क्लासेस। तो अभी तो हमारे लिए जितना स्मॉल ब्रीफ पार्ट इज रिक्वायर्ड, वी हैव टू कवर ओनली दैट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ ऑलमोस्ट ऑल हैव कम। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर। कृपा, हरमन, मोहित मल, सौरभ सिंह, अभी एक और बच्चा आया है, ये बच्चे डेली यू आर कमिंग लेट। टुमारो ऑनवर्ड्स दिस इज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग, आई विल नॉट अलाउ यू टू गेट एडमिटेड। टेक केयर। विद इन 9 o'clock है, मेरी भी क्लास होती है इसके पहले, आप अकेले नहीं हो क्लास लगाने वाले। मुझे भी वो अपना वाइंड अप करके इमीडिएटली जैसे मेरा वो खत्म होता है, देन आई स्टार्ट द नेक्स्ट। बट आपके लिए तो कोई मीटिंग की रिकॉर्डिंग वगैरह इसका ऐसा कोई काम नहीं है ना, यू जस्ट हैव टू एंटर। तो आप अपना विद इन 2 minutes बिफोर हैंड भी आप मीटिंग रूम में यू कैन कम, ताकि इधर से द टीचर एज सुन एज शी स्टार्ट, तो आप एंटर हो जाओ उसमें। ये थोड़ी है कि जब आपका दिल करे 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप एडमिट हो। चलिए, नेक्स्ट है हमारा काम है, नाउ यू सी इन द बुक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, पहले तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स। These two analysis are to be used to find out consumer equilibrium. ठीक है, इस अप्रोच से भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी हैव टू स्टडी इन द सेम मैनर विद दिस अप्रोच ऑल्सो। तो फर्स्टली हमने जो बुक में आपका पॉइंट है ये 2.4 हेडिंग, अब हमने पहले इस अप्रोच से करना है। तो पहले तो वी शुड नो, अभी तक हमने जितना किया है दैट वाज ऑल अबाउट दिस कार्डिनल यूटिलिटी। क्या है इसका मीनिंग कि भी अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इट इज अज्यूम्ड कि जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। जब हम कहते हैं मुझे 10 यूनिट्स MU मिली, 8 यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी मिली, इतनी टोटल यूटिलिटी, मतलब हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इसका मेन अप्रोच का मेन जो हार्ट एंड सोल है, दैट इज द पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये होता क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज फुली सेटिस्फाइड विद हिज एग्जिस्टिंग पोजीशन या सिचुएशन या with his existing behavior and he does not want any change in that situation. फिर से सुनो मैंने क्या बोला, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड सिचुएशन। तो जब हम बैलेंस कहते हैं तो इसका मतलब है कि बैलेंस मतलब हम कोई चेंज नहीं चाहते, जहाँ हैं जैसे हैं उसी सिचुएशन में वी आर वेरी हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड, हमें उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, हम बहुत खुश रहते हैं कि हाँ भी जो है बहुत अच्छा है, वेरी नाइस है ना, जैसे सेटल हो चुके हैं ना, मतलब उसी वही हमें बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर यही बात है कि जो कंज्यूमर है, he is said to be in equilibrium when uh, he is fully satisfied with his existing behavior, existing situation, and he does not want to bring any change in that situation. कोई चेंज नहीं चाहता है, जो चल रहा है बस बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। अगर ऐसा सिचुएशन फील कर रहा है अगला पर्सन, अगला मतलब कंज्यूमर, तो देन दैट पर्सन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, अच्छा, अब हम आप देखिए जरा अपने बुक में अब दिया हुआ है एजम्पशंस। ठीक, कि अब एजम्पशंस क्या है, किन बातों को अज्यूम करें तो ही हम स्टडी कर सकते हैं ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को। अब वो एजम्पशंस क्या है
कि जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल पर्सन होना चाहिए। रैशनल मतलब समझदार, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन होगा? इंटेलिजेंट का मतलब वो नहीं कि जिसके द स्टूडेंट हु गेट्स मोर मार्क्स इन पेपर और टेस्ट, ऐसा नहीं। इंटेलिजेंट इन द सेंस कि पर्सन शुड बी एबल टू सी कि भाई ही शुड गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अपना फ़ायदा, जिसको हम थोड़ा सा डेरोगेटरी तो लग रहा है, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फिश बोल देते हैं, स्वार्थी। तो यह है तो वही मतलब है कि अपना फ़ायदा देखें कि अगर मैं जाके कोई चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ से कितनी खुशी मिलती है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। दैट इज़ अवर रैशनैलिटी। ये समझ होनी चाहिए किसी इंसान में। सो दैट मीन्स कंज्यूमर शुड बी रैशनल। फिर जो यूटिलिटी है, ये पहले ही अभी बताया मैंने, इस अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल मतलब 1 2 3 काउंटिंग के नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, ये मान के चलते हैं। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इस अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस कि जो मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, अभी हम टेबल करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा ये कि क्या होता है। ये मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहती है, ये अज्यूम करके चल रहे हैं। अब वो क्या होती है वो अभी हम आगे टेबल करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटीज़ है। ये मैंने पहले ही जब यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट किया था, मीन्स यूटिलिटी विच वी गेट फ्रॉम वन कमोडिटी दैट इज फ्री, दैट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम सम अदर कमोडिटी। जैसे मैंने शायद एग्जांपल दिया था, फैन से मिलने वाली यूटिलिटी अलग है, पेन से मिलने वाली यूटिलिटी अलग है, खाने से मिलने वाली यूटिलिटी अलग है, स्कूटर से, कार से मिलने वाली यूटिलिटी अलग है। सब चीज़ों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, मतलब कोई किसी को अफेक्ट नहीं करता है, ये मीनिंग है। देन नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़, कि जो जैसा है कंज्यूमर का, जिस चीज़ के लिए जिस तरह का टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है वैसा ही रहता है। जैसे अगर इफ़ आई गिव यू वन पर्टिकुलर एग्जांपल, जैसे हमें कोई एक स्पेशल न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ जाती है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें वही अच्छा लगता है। मान लो हम द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, रोज़ ही वो पढ़ते हैं, हमें आदत पड़ गई उसकी, वही बढ़िया लगता है। कोई और किसी दिन वो वाला पेपर ना आए, कोई और आ जाए तो हमें मतलब मज़ा सा नहीं आता। और ज़्यादा देखो क्लोज, टूथपेस्ट ब्रश करते हैं ना हम सारे लोग, जिस टूथपेस्ट की हमें आदत पड़ जाती है, जिसके लिए हमारा टेस्ट का मतलब वो नहीं कि खाना ही है, खाने खाने वाला टेस्ट नहीं, इन द सेंस कि हैबिट पड़ जाना, जिस चीज़ के लिए हमारी हैबिट बन जाती है हमें वही बढ़िया लगती है, उससे अलग हम पसंद नहीं करते। तो किसी दिन हमारा जिस पेस्ट के लिए हमारा हैबिट बन चुकी है, अगर वो पेस्ट मान लो ख़त्म हो जाए, किसी और पेस्ट को यूज़ करना पड़े, तो हमें कई बार ऐसे लगता है कि आज तो ब्रश ही नहीं किया, आज मज़ा नहीं आया। जब भी हम ये कहते हैं ना मज़ा नहीं आया, इसका मतलब कि हम उस चीज़ के लिए हमारी टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था, हमारी हैबिट डेवलप नहीं हुई थी, ये मतलब है। और चीज़ों के प्राइस सेम रहने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। नाउ प्लीज सी दिस टेबल एंड डायग्राम। अब ये है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच जो ये अभी हम कर रहे हैं कार्डिनल, तो इसमें दो चीज़ें हैं, आप देख सकते हो इन द बुक इट इज़ ऑल्सो रिटन। पहला है consumer equilibrium can be explained in following cases: single commodity with one use, जिसके लिए आई हैव रिटन हियर इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, भी कोई एक चीज़ है उसको एक ही काम में ला सकते हैं। जैसे पेन है तो पेन से बस लिखने का ही काम कर सकते हैं, है ना। पेंसिल है तो पेंसिल से बस लिखने का ही काम कर सकते हैं। ऐसे कोई एक चीज़ है उसको एक ही यूज़ में लाया जा सकता है, दो काम नहीं कर सकते उससे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। वी कैन रन अवर फ्रिज ऑल्सो, वी कैन स्विच ऑन द फैन, लाइट, कूलर, एसी, मोबाइल की चार्जिंग, लैपटॉप की चार्जिंग, कितने सारे बिजली से काम होते हैं, वॉशिंग मशीन और घर के कितने काम है ना। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी तो को कई कामों में ला सकते हैं, बट जो आपके हाथ में पेन या पेंसिल है वो ज़्यादा कामों में नहीं आ सकती, उससे एक ही काम होगा, बस लिखने का ही काम होगा। एम आई राइट? ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है कि भाई पहले हमने स्टडी करना है कि सिंगल कमोडिटी भी एक चीज़ है जिसके बारे में इक्विलिब्रियम पता लगाना है, और वो एक ही यूज़ है उसकी, एक ही काम में आ सकती है। और सेकंड है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ और मोर कमोडिटीज़, टू और मोर या सेवरल, भी ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा दो हो सकती हैं, या दो से ज़्यादा तीन हो सकती हैं, मतलब मोर देन वन। तो अभी जो सिलेबस में करना है वो पहले वाला करना है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, अभी यहाँ तक रहना है फोकस्ड हमने। ठीक, ये वाला बाद में करेंगे, ये बाद में इस करके करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फिर वो मिक्सिंग सी हो जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए। चलिए नाउ केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब इसमें क्या है, इसमें है ये मान के चलते हैं, मतलब लेट अस अज्यूम वन एग्जांपल कि कोई कंज्यूमर है, आप ही हो या मैं हूँ, वी आर बाइंग एनी कमोडिटी, कोई एक चीज़ ले रहे हैं, और उस एक चीज़ को जब हम लेके यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे
कौन सा लॉ काम कर रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ इसके पीछे काम कर रहा है कि जब हम उसी चीज को बार बार यूज करेंगे तो हमारी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन दैट विल कीप ऑन फॉलिंग। लगातार कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे तो हमें वो बहुत ज़्यादा फिर बढ़िया नहीं लगती, थोड़ी सी उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। जो अभी हमने कल किया था लॉ ऑफ DMU वो अप्लाई करता है। फिर दूसरा है, तो जो कंज्यूमर है फिर वो कहाँ तक उस चीज़ को यूज़ करना चाहेगा, किस पॉइंट तक, किस हद तक जाके वो उस चीज़ को यूज़ करेगा। तो उसके लिए ये कंडीशन है कि कंज्यूमर विल कम इन इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन, up to that point where his marginal utility of X product, X मतलब X commodity, X product, that is equal to price of that X product। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, कि जब उस चीज़ से मिलने वाली, चीज़ का नाम है मान लो X, तो उस चीज़ से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक, ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या बोली थी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज वर्किंग, उसके बेसिस के ऊपर ही ये काम चल रहा है। और दूसरा क्या है कि जब भी हम जैसे ही और चीज़ परचेज करते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है, वही DMU का लॉ। चलो नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लो कोई चीज़ है, कोई भी, यहाँ क्या दिया हुआ है, आइसक्रीम का एग्जांपल दिया है ना। चलो गर्मी है तो आप आइसक्रीम का एग्जांपल भी रख सकते हो। कोई और चीज़ सोचनी है जो आपका दिल करता है, एनी चीज़, एनी, कुछ भी जो आपके काम में आने वाली हो। ठीक, ये नहीं कि वो चीज़ को बाय करके वो घर में वो अलमारी में बंद करके रख दो, वो नहीं, जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं ऐसी कोई चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, अच्छा चलो तो आइसक्रीम ही ले लेते हैं, बढ़िया है ना, सोचने में भी मज़ा आएगा। हाँ, तो चलो कोई आप ही हो तो आप आइसक्रीम परचेज करते हो। मान लो जो 1 रुपी है, 1 रुपी, दैट इज इक्वल टू 1 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब 1 रुपया खर्च करके या 1 रुपये से आपको 1 यूनिट के बराबर, अब यूनिट अपनी एजम्पशन में, अपने दिमाग में है, कोई होता तो नहीं है रियलिटी में, बट एक अपने माइंड में एक एजम्पशन है भी हमें 1 यूनिट के बराबर सेटिस्फेक्शन हो रही है। एक तो ये, और मान लीजिए वो जो प्राइस ऑफ X गुड है, X मतलब मान लो आइसक्रीम है, उसका जो प्राइस है 1 कप का, मान लीजिए दैट इज ₹15। ठीक, 1 कप ऑफ आइसक्रीम इज ऑफ 15 रुपीज़। और ऊपर हमने कह दिया 1 रुपये से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज इक्वल टू 1 यूटिल। तो अगर ये 15 रुपीज़ हम खर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? 15 यूटिल्स के बराबर। 15 रुपये खर्च कर दिए, दैट इज इक्वल टू 15 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। सीधा सा हिसाब है ना। अच्छा, अब टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिख लो यूनिट्स ऑफ गुड X कंज्यूम्ड या यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम्ड, जो भी आपने एग्जाम्पल का नाम देना यू कैन गिव। मान लो फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट कप आपने परचेज किया, आपने कितने पैसे खर्च किए? फ्री में तो कोई नहीं देगा, यू हैव टू स्पेंड 15 रुपीज़। आपने यहाँ लिख दिया प्राइस ऑफ X, आपने 15 रुपये खर्च किए। ठीक, और आपको 15 रुपये खर्च करके आपने पहला ही कप यूज़ किया था ना, पहली बारी, मतलब सारे दिन बहुत गर्मी है, शाम को आपने जाके खाई तो बहुत मज़ा आया आपको। मान लीजिए 25 यूटिल्स के बराबर आपको सेटिस्फेक्शन मिली, तो बहुत मज़ा आया। जैसे हम कहते हैं ना, आम बोलचाल में हम सारे ही कह देते हैं, जिसको पैसा वसूली बोलते हैं ना, कि मज़ा आ गया, भी जितने पैसे खर्च किए थे, हाँ भाई बढ़िया है, हमारा खर्चा जो भी किया हमने बढ़िया किया, कि भाई हमें बहुत अच्छा लगा है ना, पैसे खर्च किए बुरे नहीं लगते, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई, 25 यूटिल्स के बराबर हमें वी हैव गॉट मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, अब आपने सोचा कि नहीं 1 कप और खा लेता हूँ, खड़े हैं, पैसे भी हैं, आपने सेकेंड कप परचेज किया। अगेन हाउ मेनी रुपीज़ यू हैव टू स्पेंड? फिर से 15 रुपये देने पड़ेंगे ना, अगला फ्री में नहीं देगा। अगेन यू हैव टू गिव 15 रुपीज़ टू दैट आइसक्रीम सेलर। आपने फिर 15 रुपये खर्च कर दिए। अब आपको आइसक्रीम खा के उतनी मज़ा नहीं आया, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुई जितनी पहली बार हुई थी। नाउ सपोज यू आर गेटिंग 20 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन, क्योंकि दूसरा कप उसी समय खाया ना, इमीडिएटली। तो पहले वाले में हमेशा ही पहली चीज़ में मज़ा आता है, दूसरी चीज़ में थोड़ा सा कम हो जाता है, तो 20 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन हुई। अब आप सोचते हो नहीं मैं 1 कप और खा लेता हूँ, यू बाय थर्ड कप, तीसरा कप आपने लिया, अगेन यू हैव टू गिव 15 रुपीज़। ये तो मान के ही चलना है, फ्री में नहीं देना, बस ये पहली बात है ये इकोनॉमिक्स की, फ्री में कुछ नहीं। तो आपने अगेन 15 रुपीज़ स्पेंड किए। अब आपको उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली आप खा रहे हो, आपको आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले की अपेक्षा वो कम होती जाएगी, है ना। तो नाउ सपोज यू आर गेटिंग 15 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर आपने चौथा कप और खा लिया, आप कहते हैं नहीं आज तो मैं सारे पैसे खर्च करके जाने हैं जितने जेब में है ना। तो आपने चौथा कप भी खा लिया, अगेन 15 रुपीज़ खर्च किए, अब सेटिस्फेक्शन और कम होके हो गई 10 यूटिल्स। 1 कप और खा लिया,
इतनी पेट में जगह थी, है ना। फिर 5th कप भी खाया, अगेन स्पेंट 15 रुपीज़। अब सबसे कम सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल बहुत ही कम मज़ा आया। खा तो ली जैसे तैसे करके, बट कोई खास मज़ा नहीं आया ना। जो जो स्वाद आ रहा होता है, टेस्ट आ रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है, वो कम होता जा रहा है। ठीक। अच्छा, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, वी आर इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, बढ़ रहे हैं ना, 1 2 3 4, हम कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिट का, इंडिविजुअल यूनिट का प्राइस सेम है। एक कप भी 15 रुपए का, दूसरा भी 15 का, तीसरा, सो ऑन प्राइस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। जो भी एजम्पशन में कहा था कि प्राइस रिमेन सेम। अच्छा, अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो, उसको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग। तो ये कौन सा लॉ काम कर रहा है? अगर आप ध्यान से, इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली एंड माइन्यूटली, तो यू सी दिस इज नथिंग एल्स बट द एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। कल जो किया था ना, 1086 किया था, तो वही बात है, कोई भी वैल्यू ले लो आप, ये लगातार कम होती जा रही है। ठीक। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू इज गेटिंग अप्लाइड। अच्छा, अब हम, क्वेश्चन है हमारा कि कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, बात हमारी वो है। तो अब आप देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होने के लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो अब आप कंपेयर करो, कहाँ पर ये दोनों इक्वल है, एम यू एक्स और पी एक्स, यहाँ पर नॉट इक्वल। ये 2015 नॉट इक्वल, ये 1515 यहाँ इक्वल है, ये 1015 नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल। तो जो इक्वल है, ये थर्ड यूनिट के ऊपर, इसको आप सर्कल कर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। इसके आगे वी विल राइट कि दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में उस कंडीशन का नाम लिख देना, यही वाली कंडीशन फिर से। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस टेबल, कि भाई व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स third unit of the commodity, that is third cup of ice cream, then he will be in a state of equilibrium, because at this third cup of ice cream, his mu, marginal utility, is equal to the price of that commodity. ठीक है, यहाँ x मैंने लिखा है, तो आप ब्रैकेट में कोई नाम लिखना है, आइसक्रीम या कोई फ्रूट, कुछ भी जो आपको दिल करे, कोई चीज़ का नाम, वो आप लिख सकते हो। ठीक। तो भी ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है। नाउ इफ वी वांट टू शो द सेम थिंग इन डायग्राम, एक और चीज़ वी हैव टू कीप इन माइंड इन इकोनॉमिक्स, जिस चीज़ को हम वी कैन प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ए टेबल या शेड्यूल, द सेम थिंग कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। उस चीज़ को हम डायग्राम से भी बता सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो डायग्राम से थोड़ा देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा जल्दी समझ आ जाता है। तो लेट अस सी, हियर ऑन वाई एक्सिस वी आर शोइंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। हियर कमोडिटी एक्स, जो आइसक्रीम के कप है, ये 1 2 3 4। तो ऐसे आपने पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है, नहीं भी लगाने तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये प्राइस है 15, ये वाले पॉइंट को शो करना है, ये थर्ड यूनिट वाले को। तो प्राइस है 15, यहाँ 15 से लाइन लगा दी इधर, और इधर थर्ड यूनिट से, नीचे से थर्ड। तो ये पॉइंट हमारा बन गया। इस लाइन को एक्सटेंड कर दे, नो प्रॉब्लम। द नेम ऑफ दिस लाइन इज पी एक्स, ये वाली जो 15 से आ रही है, पी एक्स। नाउ व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स थर्ड कप ऑफ आइसक्रीम, 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो एट दिस पॉइंट, ई पॉइंट, इट इज टू बी नेम्ड एज ई। ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जब हम लिखते हैं ना ई क्यू यू आई, तो इतना लंबा नहीं लिखना होता, सीधा ये शॉर्ट फॉर्म में तो लिख देते हैं। मतलब ई, नॉर्मली ई अल्फाबेट इज यूज्ड टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? बिकॉज एट दिस पॉइंट दिस कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड, और ब्रैकेट में ये किस बात की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन है। इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी होगा। ही विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम बिफोर दिस पॉइंट, इसके पहले भी नहीं होगा, नॉर आफ्टर दिस पॉइंट। अब वो क्यों नहीं होगा, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप ये मान लो, थर्ड से पहले 2 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, 2 यूनिट्स, तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर एज कंपेयर टू प्राइस। यही है ना, 20 यूनिट्स मिल रहे हैं और यहाँ प्राइस आपको 15 यूनिट्स ही देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें गेन हो रहा है, अभी हमें फ़ायदा महसूस हो रहा है। अभी हमें ऐसे लग रहा है कि जितना प्राइस आई एम पेइंग, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है। अभी ये वाली फीलिंग चल रही है दिमाग में। ठीक, कि जितना मैं 15 रुपीज़ प्राइस दे रहा हूँ, ये सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम किया, तो ये देखो, ये प्राइस वाली लाइन नीचे है, ये MU की लाइन ऊपर है। तो जो लाइन ऊपर होती है, दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज़ मोर। टेबल में देखें तो ये 20 है, ये पॉइंट 20 है, ये पॉइंट 15 है। तो ई पॉइंट से पहले अभी कंज्यूमर इज फीलिंग द सिचुएशन ऑफ गेन, बेनिफिट। अभी उसको लग रहा है कि कोई बात नहीं, मैंने खर्चा किया, बट मुझे सेटिस्फेक्शन मेरे खर्चे से ज़्यादा है। सो ही विल कीप ऑन कंज्यूमिंग, वो अभी और कंज्यूम करेगा। तो थर्ड पॉइंट तक आ जाता है, थर्ड यूनिट तक।
ऑन यहाँ आके उसकी दोनों चीज़ें बराबर हो गई, जितना खर्च किया उतनी सेटिस्फेक्शन हुई, उसकी एमयू हुई। अगर इफ़ ही स्पेंड्स मोर देन दिस यूनिट, तीसरे की बजाय फिर चौथा या पांचवा यूनिट लेता है, अब क्या है, अब आप ध्यान से देखो, ये प्राइस की लाइन ऊपर है, ये प्राइस वाली लाइन ऊपर है और ये एमयू वाली लाइन नीचे है। मतलब ये 15 प्राइस ज़्यादा है, उस चीज़ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम है, एमयू। यहाँ भी प्राइस ज़्यादा है, 15 चीज़ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम है, 5 यूनिट्स। तो यहाँ प्राइस की लाइन ऊपर है। मतलब हम जब ज़्यादा पैसे दे रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग दैट मच सेटिस्फेक्शन। ये सारी चीज़ें कोई लिख के नहीं होती हैं कि भी बाजार गए, वो आइसक्रीम वेंडर के पास खड़े होकर कोई कॉपी पेन लेके लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अवर माइंड। दिमाग में चल रहा होता है कि मज़ा आया नहीं आया, सोच मन में चल रहा है, किसी को नहीं पता चलता, बट हमारा अंदर ही अंदर हमारा बिहेवियर, हमारी फीलिंग्स ये होती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, यहाँ पर रादर लॉस होगा कि खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा रहे हैं, बट मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये पॉइंट भी पॉसिबल नहीं है, ई के बाद वाला भी पॉसिबल नहीं है, ई से पहले वाला पॉसिबल तो है, बट अभी कंज्यूमर विल नॉट स्टॉप हियर फ्रॉम बाइंग, ही विल कीप ऑन बाइंग। क्यों? क्योंकि अभी उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़्यादा था, तो अभी वो और परचेज करेगा। बट इस पॉइंट के बाद परचेज करना उसकी समझदारी नहीं है, ही शुड स्टॉप हियर। भाई जितना उसको लगा कि हाँ बस मेरी तसल्ली हो गई, मैंने इतने खर्च किया, इतना मुझे मैक्सिमम मुझे सेटिस्फेक्शन आ गई, उसे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, ठीक। तो जहाँ पे अगला रुक जाता है, मतलब मेंटली अपने आप को सोच लेता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमोडिटी। अभी हमने ये सिंगल एक चीज़ की बात की है, ठीक है जी। अब अपनी बुक में देखिए ज़रा, नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज 41 पे दिया हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज और सेवरल कमोडिटीज, ठीक है। दिस पार्ट विल बी डन लेटर, अभी नहीं करना है हमने, ऊपर लिख लो चाहे टू बी डन लेटर। जो ये है ना, टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज और सेवरल कमोडिटीज, दिस विल बी डन लेटर। अभी हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं इस कार्डिनल एनालिसिस का काम। वो लेटर क्यों मैंने बोला है, क्योंकि आगे हमने एक ऑर्डिनल एनालिसिस से भी करना है, फिर यू विल फील वेरी कंफ्यूज्ड। आप अभी नया नया पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग दिस सब्जेक्ट, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन को रोकने के लिए वो हम बात आपको यहाँ तक जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको समझ आएगा, फिर हम वो बात में करेंगे, ठीक है। नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। आप यहाँ पर आ जाओ जहाँ पे आपका पेज नंबर 43 है। लेट मी सी, यस, जहाँ पे 2.6 हेडिंग है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये वाला, ठीक है। ऊपर जो भी सारा दिया हुआ था वो अभी हमने अभी नहीं करना, फिर बाद में करेंगे, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पेज नंबर 43। अकॉर्डिंग टू माई बुक हेडिंग है ये 2.6, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक। अच्छा, अब ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और इसी का ही दूसरा नाम है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जैसे आपका नाम है, स्कूल का नाम है, मान लो सिफत प्रीत है, यादवी है, दिवांश है मेरी स्क्रीन पे, तो आपका ये स्कूल का नाम है। हो सकता है आपको घर पे किसी और नाम से बुलाते हो, है ना, घर का नाम छोटा सा कोई निक नेम होता है, पर आप तो एक ही हो, पर्सन तो एक ही है ना, पर्सन तो दो नहीं हुए। तो ऐसे ही ये एक एनालिसिस के ही दो नाम हैं, एक ही स्टडी के, एक सब्जेक्ट, एक वी कैन से एक टॉपिक के दो नाम हैं। तो दोनों आपको याद होने चाहिए, पेपर में कोई भी नाम आ सकता है। अच्छा, अब ये जो हमारा है कॉन्सेप्ट है, उसके पहले उन्होंने दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये देखो एक हेडिंग दिया ना, डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो हमने अप्रोच से करना है ये क्या होती है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, बाकी तो बाद में करेंगे। अच्छा, तो अभी हमने पहले क्या बताया था, आई जस्ट टोल्ड यू कि जो कार्डिनल अप्रोच थी पहले जहाँ तक किया, उसमें हम मान के चलते हैं, वी अज्यूम दैट की भी जो यूटिलिटी है दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ऑर्डिनल के मुताबिक क्या होता है, ये यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट है दे आर सेइंग कि भी हम अपनी यूटिलिटी को वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर्स, वी कैन नॉट राइट इन नंबर्स, वी कैन नॉट काउंट इट इन 1 2 3 4, ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। देन व्हाट कैन वी डू,
तो इसके मुताबिक वो कहते हैं, वो मतलब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हम अपनी यूटिलिटी को प्रेफर कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग कर सकते हैं। अब रैंकिंग का क्या मतलब, जैसे आपने मान लो कोई 2 ड्रेसेस आप लेके आए। अच्छा, अब आप कंपेयर करते हो, जब आप दुकान पे गए आपको दोनों बढ़िया लगी, आपने परचेज़ कर लिया, आप घर आए, फिर आप होता है ना जैसे बच्चे करते हैं, घर आके फिर अपना पेरेंट्स को दिखा रहे हो या भाई-बहनों को दिखा रहे हो या फ्रेंड्स को दिखा रहे हो, फिर आप कहते हो ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। कहते हैं ना नॉर्मली, ये वाली टी-शर्ट या ये वाली ड्रेस मुझे ज़्यादा बढ़िया लगी, ये भी ठीक है, बट ये वाली मुझे ज़्यादा बढ़िया लगी। एक नॉर्मली एक ह्यूमन नेचर हम ऐसे कह देते हैं ना, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रेफरिंग, प्रेफर होता है ना बड़ा, अपनी पसंद को एक्सप्रेस करना, अपनी लाइकिंग को एक्सप्रेस करना, तो हम अपनी प्रेफरेंस शो कर रहे हैं टुवर्ड्स वन ड्रेस कि ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है कंपैरेटिवली, दूसरी मुझे थोड़ी सी कम अच्छी है, पर है ठीक है वो भी, बट कम है। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने रैंक कर दिया, एक को फर्स्ट रैंक रख दिया, एक को सेकंड रैंक रख दिया। अब उसको नंबर नहीं दिया, हमने सिर्फ बढ़िया घटिया शब्द यूज़ किया, ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, ये मुझे कम बढ़िया लगा, ऐसे ही बोलते हैं या सोचते हैं, ठीक है। अब इस एनालिसिस में यही बात की जा रही है कि अपनी यूटिलिटी को हम रैंकिंग तो कर सकते हैं अपने मन ही मन में, बढ़िया कम बढ़िया ज़्यादा बढ़िया इस तरह से तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि ये वाली ड्रेस मुझे नंबर 1 की ड्रेस लगी, ये वाली ड्रेस से मिलने वाली मेरी जो यूटिलिटी है या सेटिस्फेक्शन वो नंबर 2 की है या नंबर 3 की है। नंबरिंग नंबरिंग कुछ नहीं करते, वी जस्ट थिंक इन अवर माइंड कि मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लगता है, ये कम बढ़िया लगता है, ज़्यादा कम वाली टर्म्स में बात करते हैं। तो वही जो ज़्यादा कम वाली टर्म्स में बात करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड रैंकिंग, वो हम रैंक करते हैं, ठीक। अच्छा, और देखो एक और सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कोई बच्चों का म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है या पेंटिंग में या डांस में, कुछ भी है, मान लो कोई बच्चा सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना, तो कोई गाना किसी बच्चे ने गाया, आप कहते हो ये वाला जो बच्चा है ये बहुत बढ़िया गाना गा रहा है, दूसरा बच्चा उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम बढ़िया गा रहा है ना, इसने बेटर सिंगिंग की है, इसने थोड़ी सी कम, इसकी गुड सिंगिंग है, उसकी बेटर सिंगिंग है, ऐसे बोल सकते हैं, गुड बेटर बेस्ट जैसे हम बोलते हैं। तो वो जो गुड बेटर बेस्ट है वो क्या है, हम रैंकिंग कर रहे हैं, ये बढ़िया, ये उससे बढ़िया, ये उससे बढ़िया, ठीक। तो इस एनालिसिस में ये बस रैंकिंग की जाती है, प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे महसूस किया जाता है, ये है बस इसका मतलब, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता ये। तो यही डिफरेंस है इसका कार्डिनल एनालिसिस से। अब इस अप्रोच में वी हैव टू स्टडी दीज टू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है इस कॉन्सेप्ट में। एक हमने पढ़ना है पहले इंडिफरेंस कर्व, सेकंड वी विल रीड अबाउट बजट लाइन, उसी का ही दूसरा नाम है और प्राइस लाइन, ठीक है। ये पहले हम दोनों के मीनिंग पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर जाके वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहुंचना हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर है, बट बिफोर अराइविंग एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दिस टर्म एज वेल एज दिस टर्म। तो ये दोनों इसके पार्ट है, इस अप्रोच के हिस्से हैं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट जो है ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, दिस वी विल स्टार्ट टुमारो बिकॉज नाउ वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट, ठीक है। सो today up to this part you please study very carefully, do practice of tables diagram, and please learn the concepts also side by side, delay नहीं करना, बाद में इकट्ठा कुछ नहीं होना है, ठीक है जी। So now I am going to end the meeting, thank you all, and please जो बच्चों को मैंने एडमिट नहीं किया, आपके फ्रेंड्स हैं, प्लीज टेल देम कि डोंट बी लेट, join very much in time, then you will be admitted. Thank you बेटे।